नमस्कार बच्चों, मैं हूं देशमुख सर और आप देख रहे हैं अपनी हिस्ट्री की क्लास। और आज का टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य बिहार बोर्ड में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं इससे, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे सब्जेक्टिव हो, चाहे लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, किसी भी तरह के प्रश्न हो, विजयनगर साम्राज्य क्लास 12 में पूछे ही जाते हैं। क्लास 12 के अलावा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। कृष्णदेवराय के बारे में खासकर पूछा जाता है, जो कि मैंने आपको पहली वीडियो में बता चुका है। जिसने हमारी 2 वीडियो नहीं देखी है वो आप जाएं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें हमारा दोनों वीडियो पड़ा हुआ है। आप वो दोनों वीडियो को देख लीजिए, तभी तीसरा क्लास कीजिए। आज की क्लास में मैं पूरा करवा दूंगा, आज विजयनगर साम्राज्य पूरा करवा दूंगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं शानदार क्लास। चलिए, तो मैंने बता चुका था तालीकोटा का युद्ध, कृष्णदेवराय के बारे में मैंने समझा दिया था, केडीआर जिसको कहा था मैंने, और तालीकोटा का युद्ध जिसे राक्षस तड़ंगनी का युद्ध कहा गया था 1565 में लड़ा गया था, यह मैंने बता दिया था। आगे आपका है आयंगर व्यवस्था। आयंगर व्यवस्था क्या है, ये पूछा ही जाता है कि आयंगर व्यवस्था क्या है। आयंगर आयंगर व्यवस्था। तो बाबू लोग पहले समझ लो कि आयंगर व्यवस्था क्या था। आपकी किताब में पॉइंट टू पॉइंट दिया हुआ है, तो उसी पॉइंट के माध्यम से मैं सारा टॉपिक करवाने वाला हूँ। एक भी पॉइंट आपका नहीं छूटेगा, जितना भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगा, ऑब्जेक्टिव भी करवाऊंगा। आप लोग बस अंतिम तक बने रहिएगा। चलिए जानते हैं आयंगर व्यवस्था के बारे में। तो आयंगर व्यवस्था बाबू, ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया जाता था। जैसे गांव है ना, गांव को जो ग्राम है उसको एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया जाता था। और इसको चलाने के लिए, प्रशासन के लिए, शासन के लिए 12 व्यक्तियों का एक समूह बना हुआ था। कितने व्यक्तियों का? 12 लोगों का एक समूह बना हुआ था, 12 व्यक्तियों का। रुकिए, इसको लिख देते हैं इसे। 12 व्यक्तियों का 12 व्यक्तियों का समूह बना हुआ था। ये 12 व्यक्तियों का समूह था, किस लिए? प्रशासन को चलाने के लिए। और यही प्रशासन के चलाने वाले 12 व्यक्तियों को आयंगर कहा जाता था। प्रशासन चलाने के लिए, प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए, और इन्हें क्या कहा जाता था? आयंगर कहा गया। क्या कहा गया? आयंगर। यानी कि ये ग्राम है, ये गांव है, उसको चलाने के लिए कुछ व्यक्तियों का समूह अगर बना देंगे तो उसी को विजयनगर साम्राज्य में आयंगर कहा गया। क्या कहा गया? आयंगर। इसमें एक खास बात थी कि इसके जो पद थे वो आनुवांशिक थे। आनुवांशिक का मतलब होता है मतलब कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ठीक है। यानी कोई एक आयंगर है तो उसका बेटा जो जन्म लेगा वो भी आने वाले समय में आयंगर ही बनेगा, प्रशासन चलाने में भूमिका निभाएगा, ठीक है। तो ये आनुवांशिक हुआ करते थे। पूछेगा कि आयंगर व्यवस्था कैसी थी? आनुवांशिक पद थी। इसमें कैसी पद थी? आनुवांशिक। इसमें वैकेंसी नहीं निकलता था। वैकेंसी से याद आया, पटना में बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। अब देखिए आंदोलन सफल होता है कि नहीं। सभी छात्र मिलकर इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं, तो अगर आप भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्वक। आंदोलन कैसा होना चाहिए? शांतिपूर्वक। हिंसा कभी किसी चीज का सोल्यूशन नहीं हो सकता, हिंसा को तुरंत दबाया जा सकता है, इसलिए शांति से लीजिएगा आंदोलन में भाग, ठीक है। चलिए, तो आयंगर व्यवस्था कैसे हुआ करते थे? आनुवांशिक हुआ करते थे। कैसा हुआ करता था ये? आनुवांशिक। कितने व्यक्तियों का समूह हुआ करता था? 12 व्यक्तियों का समूह हुआ करता था। किस लिए? एक ग्राम के प्रशासन को चलाने के लिए। इसी को क्या कहा गया? आयंगर कहा गया, ठीक है। इन्हें एक चीज, इसमें एक और बात खास थी कि इन्हें वेतन नहीं दिया जाता था। आयंगरों को क्या? वेतन नहीं दिया जाता था। इन्हें वेतन के बदले भूमि दिया जाता था। तो यहां लिख देंगे, यहां लिखेंगे हम लोग कि वेतन के बदले भूमि दिया जाता था। क्या दिया जाता था? वेतन के बदले भूमि दिया जाता था। यही था आयंगर व्यवस्था, ठीक है। आपको मेनली यही जानना था आयंगर व्यवस्था में। आगे आपके टॉपिक में दिया हुआ है विदेशी नागरिकों के बारे में, जो विदेशी यात्री जो हमारे यहाँ विजयनगर साम्राज्य में आए उसके बारे में जानना है। तो आयंगर व्यवस्था समझ में आया भाई? आयंगर व्यवस्था क्या था? एक प्रशासन, एक ग्राम को चलाने के लिए 12 व्यक्तियों का समूह था, उसे आयंगर कहा गया। आयंगर में कैसे होते थे पद? कैसे होते थे? तो आनुवांशिक पद हुआ करते थे। कैसे पद हुआ करते थे?
अनुवांशिक पद हुआ करते थे। इनका वेतन का प्रोसेस क्या था, तो इनको वेतन के बदले भूमि दिया जाता था, डायरेक्टली पैसा या वेतन नहीं दिया जाता था। कोई दिक्कत है इसमें? किसी को किसी प्रकार की दिक्कत हो तो बताइए। है दिक्कत? नहीं है। चलिए अब आगे जानते हैं। आगे है विदेशी यात्री, जो आपकी किताब में दिया है कि निकोलो कोंटी। आपको मैं एक चार्ट बनवा दे रहा हूं, ठीक है? उसी चार्ट के माध्यम से आप सारा याद कर लीजिएगा, ठीक है? इसको मिटा देता हूं। जैसे पहला यात्री था विदेशी यात्री, यहां पे हेडिंग दे दीजिएगा आप लोग, विदेशी यात्री, और ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। विदेशी यात्री, विदेशी यात्री कहने का मतलब है कौन कौन विदेशी हैं जो हमारे इंडिया में आए, उस समय यात्री बनकर आए विजयनगर साम्राज्य में। विजयनगर साम्राज्य में कौन कौन विदेशी आए, तो चलिए जानते हैं। पहला इसमें नाम आता है निकोलो कोंटी का। किसका नाम आता है? निकोलो कोंटी का। यहां लिखेंगे निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी कहां का था? तो इटली का रहने वाला था। तो अब हम लोग जानते हैं कि निकोलो कोंटी कहां का रहने वाला था। निकोलो कोंटी इटली का रहने वाला था। कहां का रहने वाला था? इटली का। निकोलो कोंटी कहां का रहने वाला था बाबू? इटली का। किसके दरबार में आया था? तो देवराय प्रथम के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? देवराय प्रथम के दरबार में आया था। बहुत गर्मी लग रहा है यार। निकोलो कोंटी, निकोलो कोंटी कहां का रहने वाला था? इटली का रहने वाला था। निकोलो कोंटी कहां का रहने वाला था? इटली का रहने वाला। किसके दरबार में आया? देवराय प्रथम के दरबार में आया। निकोलो कोंटी कहां का रहने वाला था? इटली का रहने वाला था। किसके दरबार में आया? देवराय प्रथम के दरबार में आया। दूसरा है अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक कहां का था? ईरान का था। अब्दुल रज्जाक कहां का रहने वाला था? ईरान का। अब्दुल रज्जाक कहां का रहने वाला था? ईरान का। किसके दरबार में आया था? तो देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। अब्दुल रज्जाक कहां का रहने वाला था बाबू? ईरान का। किसके दरबार में? देवराय द्वितीय के। निकोलो कोंटी, निकोलो कोंटी इटली, निकोलो कोंटी इटली, किसके दरबार में? देवराय प्रथम। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के दरबार में आया था, ईरान का रहने वाला था। तीसरा निकितन। क्या है? निकितन है, इसको टा मत पढ़िएगा। निकितन, हरे कीर्तन, निकितन है। निकितन कहां का रहने वाला था? तो रूस का। एकमात्र विदेशी यात्री था विजयनगर साम्राज्य में निकितन, जो रूस से आया था। किसके दरबार में आया था? मोहम्मद शाह तृतीय बहमनी। मोहम्मद शाह तृतीय बहमनी। निकितन कहां का रहने वाला था? रूस का। किसके दरबार में आया था? मोहम्मद शाह तृतीय बहमनी के दरबार में आया था। निकितन कहां का रहने वाला था? रूस का। निकितन रूस का। निकितन रूस का। एकमात्र रूस का विदेशी यात्री था निकितन, जो आया था मोहम्मद शाह तृतीय बहमनी के दरबार में। मोहम्मद शाह तृतीय बहमनी के दरबार में। फिर है बारबोसा। फिर क्या है? बारबोसा। बारबोसा कहां का? पुर्तगाल का। बारबोसा कहां का? पुर्तगाल का। बारबोसा, डोमिंगो पायस, नूनेज, ये सब पुर्तगाल के थे। ठीक है, तो बारबोसा और डोमिंगो पायस पुर्तगाल के थे। किसके दरबार में थे? कृष्ण देवराय के दरबार में, केडीआर के दरबार में। इसी को कहा जाता है केडीआर। क्या कहा जाता है? केडीआर। तो बारबोसा और डोमिंगो पायस किसके दरबार में आए थे? केडीआर, कृष्ण देवराय के दरबार में। और कहां का रहने वाले थे? पुर्तगाल का। बारबोसा, डोमिंगो पायस, बारबोसा, डोमिंगो पायस कहां के रहने वाले थे? पुर्तगाल के रहने वाले थे। किसके दरबार में आए थे? केडीआर के दरबार में आए थे। बारबोसा, डोमिंगो पायस, बारबोसा, डोमिंगो पायस पुर्तगाल के रहने वाले थे, कृष्ण देवराय के शासनकाल में आए थे। कृष्ण देवराय के शासनकाल में आए थे। बारबोसा, डोमिंगो पायस पुर्तगाल के रहने वाले थे, कृष्ण देवराय के शासनकाल में आए थे। अगला है नुनीज। नुनीज कहां का रहने वाला था? तो ये भी पुर्तगाल का था। नुनीज कहां का था? तो पुर्तगाल का था। किसके दरबार में आया था? तो अच्युत देवराय के दरबार में आया था। अच्युत देवराय के दरबार में आया था। अच्युत देवराय के दरबार में आया था नुनीज। नुनीज अच्युत देवराय। डोमिंगो पायस कृष्ण देवराय, बारबोसा कृष्ण देवराय। ये तीन यात्री थे जो पुर्तगाल से आए थे। ध्यान दीजिएगा, बारबोसा, डोमिंगो पायस, नुनीज पुर्तगाल से थे। तो बारबोसा और डोमिंगो पायस ये दोनों कृष्ण देवराय के दरबार में आए थे, लेकिन नुनीज जो है था अच्युत देवराय के दरबार में आया था, जो इसका भतीजा हुआ करता था कृष्ण देवराय का। अब्दुल रज्जाक ईरान से आया था, देवराय द्वितीय के दरबार में। निकोलो कोंटी इटली का था, देवराय प्रथम के दरबार में। एकमात्र रूस का यात्री था निकितन, जो किसके दरबार में था? मोहम्मद शाह तृतीय बहमनी के दरबार में। तो उम्मीद करता हूं ये सभी आपने देख लिया होगा और सभी अच्छे से समझ गए होंगे। ये 6 हैं, 6 याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आगे हम लोग चलते हैं, जो आपके बुक में दिया हुआ है कि इसमें आपको अगला टॉपिक पढ़ना है कि विजयनगर की जल प्रणाली कैसी थी।
आखिर विजयनगर की जल प्रणाली कैसी थी? चलिए जानते हैं विजयनगर की जल प्रणाली कैसी थी। तो विजयनगर में उत्तर पूर्व दिशा में तुंगभद्रा नदी बहती थी। उत्तर पूर्व दिशा में कौन सी नदी बहती थी? तुंगभद्रा नदी। ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा देता है, मिटा देते हैं इसको। तो जल प्रणाली कैसी थी? जल प्रणाली तो उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में तुंगभद्रा नदी बहती थी। तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी। तो तुंगभद्रा नदी कहाँ बहती थी? उत्तर पूर्व दिशा में। कहाँ बहती थी? उत्तर पूर्व दिशा में। तुंगभद्रा नदी से एक प्राकृतिक जल कुंड का निर्माण होता था। तुंगभद्रा नदी से किसका निर्माण होता था? तो प्राकृतिक जल कुंड, एक नेचुरल एक जल कुंड था, जिसको जल प्रपात भी बोल सकते हैं हम लोग। जल का एक कुंड बना हुआ था, उसका निर्माण हुआ था तुंगभद्रा नदी से। किससे? तुंगभद्रा नदी से, प्राकृतिक जल कुंड का। प्राकृतिक जल कुंड का, प्राकृतिक जल कुंड का। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं है। इसी जल कुंड से विजयनगर में पानी पहुंचाया जाता था। ठीक है, ये जो उत्तर पूर्व दिशा में एक नदी बहती थी तुंगभद्रा नदी, उससे एक प्राकृतिक जल कुंड का निर्माण हुआ था, और उसी जल कुंड के माध्यम से विजयनगर साम्राज्य में पानी पहुंचता था। विजयनगर साम्राज्य में पानी पहुंचता था। विजयनगर में पानी पहुंचता था। तो कोई दिक्कत है यहाँ से? इसी जल कुंड से। किस जल कुंड से? तुंगभद्रा नदी के द्वारा जो उत्पन्न हुआ था प्राकृतिक जल कुंड, उसके माध्यम से विजयनगर साम्राज्य में पानी पहुंचा था। और जो विजयनगर के आसपास की जो दृश्य रमणीय पहाड़ी थी, वो ग्रेनाइट की पहाड़ी से परिपूर्ण है। ग्रेनाइट था उसमें। क्या था? ग्रेनाइट। यहाँ पे जो विजयनगर के आसपास में जितनी पहाड़ियां थी, पहाड़ी कैसी थी? ग्रेनाइट पत्थरों वाली थी। ग्रेनाइट की थी। किससी थी? ग्रेनाइट थी। यहाँ की पहाड़ियों से कई जलधाराएं आकर नदी में मिलती थी। इन सभी धाराओं के साथ साथ बांध का भी निर्माण किया गया था। जो बांध का भी निर्माण किया गया था, बांध से जानते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं में काम आता है बांध। ये बांध बना के कई तरह के सामाजिक लाभ दिए जाते हैं, जैसे कि सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है, जैसे कि बिजली का उत्पादन किया जाता है, जैसे कि मछली पालन किया जाता है, अनेक तरह तरह के उसे लाभ दिए जाते हैं मनुष्य को। तो आप सभी जानते होंगे कि आसपास पहाड़ होंगे तो पहाड़ में सोई चलता है। हमारे गांव तरफ उसको सोई कहते हैं। सोई, मदनपुर तरफ वो जगह है, उसको बोलते हैं सोई। तो पहाड़ से सोई चलता है, और जब हम लोग पहाड़ में जाया करते थे तो उसी सोई से पानी पीते थे। ठीक है, दिन भर निकल जाते थे पहाड़ों में और सोई से पानी पीते थे। तो विजयनगर साम्राज्य में ग्रेनाइट वाली पहाड़ियां थी, और उसे सोई चलता था, उसे आकर नदी में मिलता था। तुंगभद्रा नदी या और छोटी छोटी जहाँ वहाँ पे नदियाँ थी, उसमें जाकर उस सोई वाला पानी मिलता था। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत? लेकिन दिक्कत इसमें एक और जो मेन पॉइंट है वो है कि इन बांधों से पानी को मानव निर्मित के द्वारा ले जाया जाता था। यानी मानव बांध बनाया और उसके द्वारा उस पानी को लेकर गया, और जितना भी जलाशय था उसको कहा जाता था हौज। क्या कहा जाता था? हौज। जो पानी का जलाशय था, जलाशय, उसको क्या कहा जाता था? हौज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हौज। हौज की फौज, तो हौज कहा जाता था। याद रखिएगा, आप नोट्स देखते चलिएगा। ये मैं शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ, शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ, आप नोट्स देखते चलिएगा, डिक्टो उसी से पढ़वा रहा हूँ। ठीक है, आप नोट्स एक बार पढ़ लो, नोट्स से एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, एक भी प्रश्न बाहर नहीं आने वाला। ठीक है, तो जो जलाशय था उसको क्या कहा जाता था? हौज कहा जाता था। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हौज था उसका नाम था कमलपुरम। कौन सा जलाशय था? हौज जलाशय क्या कहता था? हौज कहा जाता था। सबसे इंपॉर्टेंट जलाशय का नाम क्या था हौज का? तो कमलपुरम। कमलपुरम हौज, कमलपुरम हौज। क्या कहा जाता था? कमलपुरम हौज, जिसका निर्माण हुआ था 15वीं शताब्दी में। कब हुआ था? कमलपुरम हौज का निर्माण कब हुआ था? 15वीं शताब्दी में। 15वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में। तो उत्तर पूर्व में एक तुंगभद्रा नदी बहती थी भाई। इसी तुंगभद्रा नदी से एक प्राकृतिक जल कुंड का निर्माण हुआ था, और प्राकृतिक जल कुंड के निर्माण से विजयनगर साम्राज्य में पानी पहुंची थी। विजयनगर साम्राज्य में पहाड़ी ग्रेनाइट का था, और वहां पे एक जलाशय पाया जाता था। जितने भी छोटे छोटे जलाशय थे, पहाड़ियों से जो सोई चलता था वो नदियों में जाके मिलते थे, और उस जलाशय को कहा जाता था हौज।
हौज में सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे महत्वपूर्ण हौज था उसका नाम था कमलपुरम हौज, जिसका निर्माण हुआ था 15वीं शताब्दी में। किसी को दिक्कत है? दिक्कत नहीं है। विजयनगर साम्राज्य एक चीज और चीज के लिए फेमस है, उसका नाम है नहरों के लिए। किसके लिए? नहरों के लिए। क्योंकि यहाँ नहरें, जो एक नहर था जिसका नाम था हरिया, हरिया क्या नाम था? यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य फेमस था नहरों के लिए, नहरों के लिए। तो नहर का नाम क्या था? हरिया। विजयनगर साम्राज्य में एक नहर हुआ जिसका नाम था हरिया। बताइए, किसी को दिक्कत है? यहाँ तक दिक्कत है? नहीं होना चाहिए दिक्कत। और इस हरिया का निर्माण करवाया था संगम वंश के राजाओं ने। संगम वंश बताए थे, संगम वंश, चालू वंश, तुलु वंश, अरावली वंश। तो उसमें संगम वंश के जो शासक हुआ करते थे उसका निर्माण करवाए थे हरिया का, संगम वंश के शासकों द्वारा, संगम वंश के शासकों द्वारा निर्माण हुआ था। है दिक्कत? नहीं, आप लोग नोट्स देखते चलिएगा। अब है विजयनगर की किलेबंदी कैसी थी। तो विजयनगर की किलेबंदी के बारे में जानकारी हमें फारस के दूत अब्दुल रज्जाक देते हैं। कौन देता है? अब्दुल रज्जाक देता है। तो फारस का एक दूत था, यात्री था, दूत था, उसका नाम था अब्दुल रज्जाक, जो विजयनगर साम्राज्य में आया था। वो विजयनगर किले के बारे में बताता है। वो कहता है कि मतलब उस किला से इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाता है कि वो कहता है कि ये किलाबंदी पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। पूरा घेराबंदी, किले का पूरा घेराबंदी हुआ करता था। बहुत विशाल साम्राज्य हुआ करता था विजयनगर साम्राज्य। इस किलेबंदी के अंदर बहुत बड़े बड़े शहरें बनाई गई थी। खेत और जंगलों से घेरा गया था इस पूरे शहर को। ठीक है, ये कौन बताता है? अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक कहाँ का रहने वाला था? फारस का रहने वाला था। ठीक है, बताता है कि सबसे पहले स्तर पर राजा के क्षेत्र को घेरा गया था। जिस क्षेत्र में राजा रहता था उसको अच्छे से घेरा गया था, किलेबंदी किया गया था। ठीक है, दूसरे स्तर पर प्रशासनिक केंद्र को घेरा गया था। इसको लिख लीजिए आप लोग, इसको शॉर्ट में लिखते चलिएगा। चलिए मिटा देते हैं। किलेबंदी, किलेबंदी। तो प्रारंभिक क्षेत्र को किससे घेरा गया था? राजा के क्षेत्र को घेरा गया था। किसको? राजा के क्षेत्र को। और दूसरा क्षेत्र किसको घेरा था? प्रशासनिक क्षेत्र को। प्रशासनिक, जहाँ पे सैनिक उनिक रहते थे, जहाँ पे प्रशासन के मीटिंग वूटिंग होता था, उसको घेरा गया था। तीसरे महत्वपूर्ण पर इमारतों को घेरा गया था। तीसरा जो महत्वपूर्ण क्षेत्र था जिसको किलेबंदी किया गया था उसका था इमारतों को। किसको? इमारतों को। जो राजा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हुआ करते थे उन इमारतों को घेरा गया था। चौथे स्तर पर जनता के क्षेत्र को घेरा गया था। देख रहे हो विजयनगर को कि जनता को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो चौथे स्तर पर जनता के क्षेत्र को घेरा गया था, जनता के क्षेत्र को घेरा गया था। बताइए, कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं है। पांचवें स्तर पर खेतों को भी घेरा गया था। पांचवें स्तर पर किसको घेरा गया था भाई? तो खेतों को घेरा गया था। पांचवें स्तर पर खेतों को घेरा गया था। पांचवें स्तर पर खेतों को घेरा गया था। तो बताओ, पहले स्तर पर राजा के क्षेत्र को घेरा गया था, किलेबंदी किया गया था। दूसरे स्तर पर प्रशासनिक क्षेत्र को घेरा गया था। तीसरे स्तर पर इमारतों को घेरा गया था। चौथे स्तर पर जनता के क्षेत्र को घेरा गया था। पांचवें स्तर पर खेतों को घेरा गया था। इस तरह से जो अब्दुल रज्जाक था, फारस का यात्री, वो इससे प्रभावित था, विजयनगर से। ठीक है, चलिए यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। बस आपका टॉपिक अब खत्म ही होने वाला है। ठीक है, देखो यहाँ की सड़क व्यवस्था भी काफी मतलब बहुत सुंदर बनाई गई थी। यहाँ पे आकर्षण का केंद्र के रूप में बनाया गया था इसको, विजयनगर को। सड़क व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। सभा मंडप था, एक ऊंचा मंडप था, एक जिसको बोला जाता था सभा मंडप। एक ऊंचा मंडप था विजयनगर साम्राज्य में, उसको बोला जाता सभा मंडप, जो चारों ओर से दीवारियों से घिरा हुआ था। इनके बीच में एक गली हुआ करता था। सभा मंडल में एक ऊंचा एक मंडप था, उसको चारों ओर से दीवारों से घेरा गया था। इसी को बोलते थे सभा मंडल। और बीच में एक गली निकलती थी, उसको बोलते थे सभा मंडल। जैसे मंदिरों में जाते हो ना, तो मंदिरों को कैसे चारों ओर से दीवारों से घेरा जाता है, बीच में एक रास्ता निकला है, उसी को बोलते सभा मंडल। ठीक है, चल हो गया।
चलो बाबू, अगला है जो पढ़ना चाहिए मंदिरों के बारे में। मंदिरों के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चलिए देख लेते हैं। हजारा मंदिर, हजारा मंदिर एक मुख्य मंदिर था, प्रमुख मंदिर था पूरे विजयनगर साम्राज्य में। हजारा मंदिर मुख्य मंदिर था। इसमें विशेषता यह था कि यह सिर्फ राजाओं के लिए बनाया गया था, राजा के और उनके परिवारों को पूजा करने के लिए मंदिर बनाया गया था। इसके दीवारों पर रामायण की कथा के चित्र उकेरे गए थे। इनकी हजारा मंदिर के जो दीवार थे उस पर रामायण की कथा के चित्र उकेरे गए थे। ऐसा ही आपको एक दृश्य मिलेगा, थोड़ा सा ही देखने को मिलेगा, लेकिन मिलेगा जब आप जाइए अयोध्या के राम मंदिर घूमने। अयोध्या के राम मंदिर घूमने जाइएगा, पूरे अच्छे से गोले गोले घूमिएगा, पूरे मतलब मेन मंदिर को दर्शन करने के बाद, गर्भगृह में जाके दर्शन करने के बाद पूरे साइड से जब घूमिएगा तो उसमें भी रामायण कथाओं का चित्र उकेरा गया है। मतलब उस पे दीवार पे चित्र उकेरा जा रहा है राम मंदिर पर जो अयोध्या में बना हुआ है। ठीक है, तो हजारा मंदिर एक मुख्य मंदिर था। इसका प्रयोग सिर्फ राजा और उनके परिवारों के लिए किया जाता था। दीवारों पर रामायण की कथा के चित्र उकेरे गए थे। जिसमें प्रमुख था विरूपाक्ष मंदिर। कौन था? विरूपाक्ष मंदिर, जो पंपा देवी की आराधना भी की जाती थी विरूपाक्ष मंदिर में। विरूपाक्ष मंदिर में किसकी आराधना की जाती थी? पंपा देवी की। संरक्षक के रूप में देवता थे। देवता तथा शिव को संरक्षक कहा गया है। इसमें संरक्षक किसे कहा गया? देवता तथा शिव को। कृष्णदेवराय ने यहाँ पे मंडप बनवाए थे, सभाएं बनवाई थी, कई सभागार बनवाए थे। विरूपाक्ष मंदिर में पंपा देवी की आराधना की जाती थी, तो संरक्षक के रूप में देवता तथा शिव को माना गया है। कि कृष्णदेवराय ने मंडप बनवाया था और इसमें सभागार बनवाया था कृष्णदेवराय ने। अगला है विठल स्वामी मंदिर। जो विठल स्वामी मंदिर विठल देवता के चलते किया गया था। विठल देवता का पूजा होता था, जो महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु के अवतार माने जाते हैं विठल देवता, उन्हीं के लिए पूजा किया जाता था। ये एक अनूठा मंदिर था, बहुत विशेषता था इसमें भी कई सभाएं बनाई गई थी। इसमें रथ गलियों का फर्श पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया था। जो रथ गली है, रथ का पहिया है, उसको पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया था। इन दोनों ओर स्तंभ वाले मंडप थे। इसके दोनों ओर स्तंभ वाले मंडप थे, जिनके व्यापारी अपनी दुकानें लगाया करते थे। इनमें जो व्यापारी थे उसमें अपनी दुकान लगाया करते थे। ठीक है, ये था आपका विजयनगर साम्राज्य, जो पूरा खत्म हो चुका है। चलिए थोड़ा सा बता देता हूं मैं कि विजयनगर साम्राज्य से किस नगर का संबंध था? तो हम्पी का। किसका? हम्पी का। यानी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? तो संगम वंश के। हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? संगम वंश के। कमल महल कहाँ अवस्थित हुआ? हम्पी में। कमल महल कहाँ अवस्थित हुआ? हम्पी में। कमल महल कहाँ अवस्थित हुआ? हम्पी में। यानी कमल महल कहाँ था? तो हम्पी में था। कमल महल कहाँ था? हम्पी में। अगला प्रश्न है आपका ऑब्जेक्टिव में कि आमुक्त माल्याद किसने लिखा था? तो कृष्णदेवराय ने लिखा था। आमुक्त माल्याद नामक रचना किसने की थी? केडीआर ने, कृष्णदेवराय ने। आमुक्त माल्याद की रचना किसने की थी? तो कृष्णदेवराय ने। विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों का शासन हुआ करता था? तो चार। कितने? 4। संगम, सालुब, तुलुब, अरावेडु। संगम, सालुब, तुलुब, अरावेडु। अगला है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर एवं बुक्का ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी बाबू? हरिहर एवं बुक्का ने। आयंगर व्यवस्था संबंधित था विजयनगर साम्राज्य से। अगला है हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? तो संगम वंश के शासक थे। अगला है कि आमुक्त, बार बार वही है कि आमुक्त माल्याद किसने लिखी? तो कृष्णदेवराय ने। ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया एग्जाम में। अगला, ये विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? तो राय कहा। क्या कहा? राय। विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? राय। विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? तो राय कहा। विजयनगर की स्थापना कब हुई थी? 1336 में। विजयनगर की स्थापना 1336 में। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा करने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो निकोल कोंटी। बताया मैंने अभी, निकोल कोंटी था। हम्पी किस राज्य संबंधित है? विजयनगर से। चलिए, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? अगला है कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? तो 1986 में घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? 1986 में। 1986 में। एक गोपुरम का संबंध किससे है? तो मंदिरों से है। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता था? J.S. लिविदेव को। रूस में भारत विद्या मंदिर का जनक किसे कहा जाता है? तो G.S. लिविदेव। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका विजयनगर साम्राज्य, जो आज मैंने पूरा करवा दिया। ठीक है, अगला टॉपिक, ये 7वां चैप्टर था या कितना था? मैं देख लेता हूं।
ये था आपका 7वां चैप्टर। 8वां मैं शुरू करवाऊंगा, यूट्यूब पर ही करवाऊंगा। तो आप लोग इत्मीनान से, किसी को नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है, मैं नोट्स अपलोड करवा दूंगा, या आपको मैं कमेंट कर दूंगा कि कहाँ पे इसका नोट्स मिलेगा। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।